हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि बेसिक टॉपिक है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि हम इकोनॉमी को इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, एक इंडिविजुअल के लिए क्या सप्लाई है। लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ेंगे, जो एक पूरी कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी को पढ़ेंगे, राइट। कि पूरी कंट्री की क्या डिमांड है ना, पूरी इकोनॉमी की कितनी सप्लाई है, इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, ट्रेड साइकिल कैसी है जिसको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स को ना अब हमें इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, बल्कि होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो वही है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो in English has its origin in the Greek term macros which means large। वो क्या कह रहा है कि जो मैक्रो जो टर्म है इंग्लिश का, उसका जो ओरिजिन हुआ है हमारी ग्रीक टर्म से हुआ है, जो हमारी टर्म थी मैक्रोस, उसका मतलब है लार्ज। मैक्रोस का मतलब है लार्ज, और मैक्रोस से हमारा क्या वर्ड आया है? मैक्रो, राइट। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मतलब कि पूरी इकोनॉमी लेवल पर जो प्रॉब्लम को डिस्कस करे इकोनॉमिक्स, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन हो गई हमारी? मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, राइट। जो प्रॉब्लम को पूरी होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करती है कि कैसे एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है अब उसको कंट्री को इम्प्रूव कर सकती है, कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकती है। मतलब कि कैसे प्राइस लेवल सेट कर सकती है, क्या सप्लाई रख सकती है अपनी कंट्री में, ठीक है, कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट रखना है, यही सब मिलकर हमारी एक इकोनॉमी बनाते हैं। तो एक कंट्री की इकोनॉमी को गवर्नमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकती है, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ध्यान से सुनना, एक कंट्री की इकोनॉमी को गवर्नमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकती है, राइट। ये हमारा कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी स्टडी है पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है इकोनॉमी की। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। अब हमें एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं देखनी, वो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की इनकम देखेंगे, पूरी कंट्री का आउटपुट देखेंगे। तो कंट्री की इनकम और कंट्री के आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा नेशन का है, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी की स्टडी करता है, तो वो स्टडी किसकी करेगा? नेशनल इनकम की, नेशनल आउटपुट की, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है पूरी कंट्री में, टोटल कंजम्पशन कितना है पूरी इकोनॉमी का, टोटल सेविंग्स कितनी है। देखो इकोनॉमी जहाँ भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ आप उसको कंट्री ही समझना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री के लिए हम इकोनॉमी वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। तो टोटल सेविंग्स कितनी है एक इकोनॉमी की, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। एग्रीगेट सप्लाई होती है पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। तो जब हम पूरी इकोनॉमी की हर इंडिविजुअल की सप्लाई को मिला देते हैं
सम अप कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। देन एग्रीगेट डिमांड कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कि एक स्टैंडर्ड प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी का, वेज लेवल एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब की स्टडी करता है, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है हमारा, ये है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता था जहाँ पे हमारी जो डिमांड है और जो हमारी सप्लाई है वो मीट करते थे। उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कहते थे। तो अब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसको हमने क्या कहा है, जनरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी किस पे बेस्ड होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पे। दैट इज इट स्टडीज इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट मार्केट। अब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये अलग अलग मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम जो है रन कर रहा है उसकी स्टडी करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस अप्रोच एज्यूम्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। ये क्या एज्यूम करके चलता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हर मार्केट जो है एक अनदर मार्केट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर इकोनॉमी में, कंट्री में इन्फ्लेशन है, राइट, इन्फ्लेशन मतलब कि इकोनॉमी के पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगी प्रोडक्ट की, और मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन है तो डिमांड भी लोग करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा है, राइट। अगर वहीं पर इन्फ्लेशन की जगह कंट्री में डिफ्लेशन होता तो ना तो हमारी इंडस्ट्री जो है इन्वेस्टमेंट करती, ना मैन्युफैक्चर होता सामान, ना सप्लाई होती, और ना ही लोग डिमांड करते क्योंकि इकॉनमी में पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो इकॉनमी में पैसा है या नहीं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका पॉइंट आया है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है पूरी इकॉनमी की करती है, और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करके चलते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। हर मार्केट जो है एक अनदर मार्केट पर डिपेंड करता है। अब जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो वो भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कब नहीं करेंगे, अगर इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो मैन्युफैक्चर कहाँ से जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हर मार्केट जो है एक अनदर मार्केट पर डिपेंड करता है, राइट। देन डायनामिक, एक और फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, डायनामिक होती है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद द चेंजेस इन द इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो किससे डील करती है कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इट स्टडीज हाउ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्राइस लेवल एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। अब हमें इंडिविजुअल की जो है डिमांड सप्लाई नहीं देखनी, हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई देखनी है। डिमांड सप्लाई आपको पता है डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है, कभी डिमांड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी सप्लाई कम होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये जो चेंज होता रहता है, तो ये किसकी स्टडी करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, कि एक इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्रीगेट डिमांड में और एक एग्रीगेट सप्लाई में या एग्रीगेट प्राइस लेवल में। तो डायनामिक कैसे हुई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है कि कैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती थी, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चेंज होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी पॉलिसीज़ बनाती है जो इकॉनमी को रन करने में हेल्प करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। मैंने आपको बताया ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में। दीज पॉलिसी हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये वाली जो पॉलिसी है ये किस में हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। एक इकॉनमी में जब सब पर्सन को जो है जॉब मिलेगी, सब एम्प्लॉय होंगे, तो क्या है, एक इकॉनमी अच्छे से रन कर पाएगी और अपना अच्छा बेस्ट आउटपुट दे पाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऐसी पॉलिसी बनाता है
ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो जनरेट की जा सके या क्रिएट की जा सके। ऑल्सो दे पुल द इकॉनमी आउट ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम एंड डिमांड, और ये इकॉनमी को लो लेवल ऑफ इनकम और डिमांड से बाहर लाने में भी मदद करता है कि जब इकॉनमी में लो इनकम और डिमांड होती है तो इसको बाहर लाने में, इकॉनमी की इनकम को हाई करने में और डिमांड को हाई करने में भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज़ इनकम थ्योरी। अब इनकम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इनकम थ्योरी इज़ अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। मेजर एस्पेक्ट है, मेजर टास्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर टास्क है ना, जो सबसे बड़ा काम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो क्या है कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना, कि हमारी एक इकॉनमी की, एक कंट्री की इनकम कितनी है। तभी तो हम इकॉनमी को डिफाइन कर पाएंगे कि हमारी इकॉनमी अंडर डेवलप है या डेवलप्ड है ना, या फिर अभी रनिंग में है डेवलपमेंट के। तो ये सब हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हमारे पास नेशनल इनकम होगी, जीडीपी होगा। और ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ये पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा काम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मेजर टास्क जो है वो क्या है? नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना। The next one is economic growth. The study of macroeconomics helps in economic growth by making effective policy. Economic growth करने में हेल्प करती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाती है जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो रन कर पाती है अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में भी हेल्प करती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ ग्रेट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते हैं, अगर हमने बड़े लेवल पे पढ़ लिया इकोनॉमिक्स को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो हम जल्दी से, बहुत आसानी से जो है वो उसकी पॉलिसीज़ बना पाएंगे, उसकी थ्योरीज बना पाएंगे, प्रिंसिपल बना पाएंगे, है ना। तो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, राइट, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी है। देखो, जब हमने इकॉनमी की ही स्टडी कर ली तो एक इंडिविजुअल की स्टडी करना कितना ईजी हो जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ट्रेड साइकिल की भी स्टडी करती है। मैंने आपको बताया कि ट्रेड साइकिल क्या होती है कि एक कंट्री में कभी बूम पीरियड होता है, कभी डिप्रेशन पीरियड होता है, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब कि इकॉनमी के अंदर बहुत सारा पैसा है, बूम पीरियड है उसको हम कहेंगे। और अगर इकॉनमी के अंदर पैसा नहीं है तो वो हमारा डिफ्लेशन होता है, कि इकॉनमी में बिल्कुल भी पैसा नहीं है अभी, और ये जो है डिप्रेशन पीरियड में है, उसको हम डिफ्लेशन भी कहते हैं और डिप्रेशन भी कहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, कभी बूम आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिसेशन आता है ना। ये सब जो है एक बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बूम पीरियड आ गया तो वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा, नहीं। फिर डिप्रेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर जो है डिप्रेशन आएगा। तो ये ऐसे होता रहता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, है ना। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेड साइकिल, कि चलता रहता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्टडी करता है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम्स इम्पेरेटिव टू नो द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड साइकिल के लिए। क्या कारण मतलब कि बूम पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस वजह से हमारा जो है डिप्रेशन पीरियड आया है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि क्या रीज़न है हमारे इन्फ्लेशन आने के, क्या रीज़न है हमारे डिफ्लेशन आने के, राइट। तो ये थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 8 फीचर्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं अपने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है। सबसे पहला, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा काम ही इनकम को डिटरमाइन करना है, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे हमारी नेशनल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि हमें कंट्री में सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, सबको रोज़गार देना है, तभी जो है हमारी इकॉनमी जो है डेवलप्ड मानी जाएगी, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। नाउ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब जनरल प्राइस लेवल सेट करना और इन्फ्लेशन लाना कंट्री में, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्कोप प्राइस लेवल में भी है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइन
मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे जनरल प्राइस सेट किया जाएगा, एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट, और फिर ये भी बताते हैं कि क्या कारण है प्राइस में फ्लक्चुएशंस लाने के, जैसे कि फ्लक्चुएशन मतलब कि बदलाव लाने की, कभी पैसा ज़्यादा हो रहा है ना, कभी पैसा कम हो रहा है, प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस ज़्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन आएगा कंट्री में, प्राइस कम होंगे क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन है कंट्री में। तो ये रीजंस बताता है कि क्या कारण है हमारे फ्लक्चुएशंस के, राइट। नाउ द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हम कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है डिटरमाइन करती हैं। ये बताती हैं कॉजेज़ क्या हैं अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी के, गरीबी के क्या कारण हैं कंट्री में। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रेटेजीज बताती हैं कि हम कैसे इनसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं, किससे, पॉवर्टी से या अंडर डेवलपमेंट से, राइट। नाउ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट। ये डील करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। देखो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे, बट अब हमें ना मैक्रो के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, मतलब कि एक इकॉनमी का क्या रेंट, क्या वेजेस, क्या इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होते हैं, नेशनल इनकम कैसे उसको अफेक्ट करते हैं नेशनल इनकम को। तो ये इसको हम कहते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी भी है, कैसे, क्योंकि इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करते हैं। अब सिर्फ इकॉनमी के अंदर ही हमें सामान बेचना और ख़रीदना नहीं है, हम इकॉनमी से बाहर भी जो है ट्रेड कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड जो करते हैं उसकी स्टडी भी हमारा कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो है थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। टैरिफ मतलब कि टैक्स पॉलिसी के अदर कंट्रीज़ के साथ हमारा क्या टैक्स का जो है क्या फंडा है, प्रोटेक्शन क्या कैसी है, ठीक है। तो ये सब ग्रेट सिग्निफिकेंस होती है इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेशंस का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। अब आप कहोगे कि हम तो इकॉनमी की स्टडी कर रहे थे, अब ये इंडिविजुअल पर कैसे डिपेंड कर गया? अरे इकॉनमी बनी ही किससे है? सारे इंडिविजुअल्स को मिलाकर ही तो हमारी इकॉनमी बनी है। अगर हम उन इंडिविजुअल्स को ऐसे कर दे कि एक इंडिविजुअल को हटा दो, दो इंडिविजुअल्स को हटा दो, तीन इंडिविजुअल्स को हटा दो, है ना, तो ऐसे तो फिर इकॉनमी बन ही नहीं पाएगी। सभी इंडिविजुअल्स को मिला के ही तो हमारी इकॉनमी बनती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंड करती है? हमारी इंडिविजुअल्स पर। सेवरल कंक्लूजन्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो किस पे बेस करते हैं? हमारे सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के। इसी इंडिविजुअल की डिमांड मिलाई, इंडिविजुअल ए की डिमांड, इंडिविजुअल बी की डिमांड, इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल डी, इन सब की डिमांड मिला के हमारी एग्रीगेट डिमांड बन गई, ठीक है। तो अब डिमांड किस पे डिपेंड कर गई? इंडिविजुअल्स पर डिपेंड कर गई। तो इसीलिए जो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो पूरी इकॉनमी की स्टडी कर रहा है, तो इंडिविजुअल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि इंडिविजुअल से ही हमारी इकॉनमी बनती है, राइट। नाउ द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। अब लिमिटेड एप्लीकेशन का मतलब है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो थियोरेटिकल ज़्यादा है और उसकी फिज़िकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम सिग्निफिकेंस है, बहुत कम इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। अनदर लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट मोस्ट ऑफ द मॉडल्स रिलेटिंग टू इट हैव ओनली थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस। जो इसकी कुछ जो थ्योरियाँ उनकी सिर्फ थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है, दे हैव वेरी लिटिल यूज़ इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में उनका बहुत कम यूज़ है।
Moreover, it is very difficult to measure various aggregate of macroeconomics, और बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि एक एग्रीगेट डिमांड को हमें डिटरमाइन करना है, पूरी इकॉनमी की डिमांड को, पूरी इकॉनमी की सप्लाई को, पूरी इकॉनमी की इन्वेस्टमेंट को, पूरे इकॉनमी के प्राइस को, क्योंकि प्राइस तो क्या है, अलग अलग होते हैं। इस मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस कुछ है तो अनदर मार्केट में कोई और प्राइस होगा, है ना। फिर प्राइस फ्लक्चुएट भी इतने करते हैं, बार बार डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जो है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब इंडिविजुअल यूनिट के कंट्रीब्यूशन को जो है इग्नोर कर देता है। मैंने आपको बताया ना, अभी हमने डिमांड डिटरमाइन कर ली, पता चले 2 महीने बाद एक पर्सन है, कोई मान लो उसका नाम राम है, और वो अपनी डिमांड 10,000 से घटा के 2,000 कर देता है। उसने 8,000 की जो डिमांड कम कर दी, तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं इकॉनमी पे पड़ेगा। लेकिन क्या अब एक इंडिविजुअल के लिए वो हम डाटा दोबारा से करेंगे कैलकुलेट सारा? नहीं करेंगे। तो यही है कि ये एक इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को जो इग्नोर कर देता है। मान लो किसी की 10,000 डिमांड थी, अब उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो उसने 2 महीने बाद जो है मान लो 20,000 डिमांड कर दी अपनी। वो अब जो प्रोडक्ट उसको नहीं खरीदने थे वो भी खरीद रहा है, लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जिससे इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे वो इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। वो मानते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिविजुअल से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो उसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जाता है। तो इसी के साथ हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक अपना कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में। थैंक यू।